हम लोग जब पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो पूरा पाषाण काल पढ़ते समय जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है, या एमपी का इतिहास जो है वो ऐसी चीज है कि मैटर सब इधर उधर पड़ा हुआ है और उसको समेटना पड़ता है ना। और इसमें आप ये मान के चलिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि हमें क्या देखना है, पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, 2,50,000 BC to 50,000 BC, है ना, अप टू 50,000 BC। बस ये पहला प्रश्न कभी पूछा तो ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है पूरा पाषाण काल में व्यक्ति आमतौर पे कहाँ निवास करता था। हमने कहा नदी घाटियों में निवास करता था, रिवर वैलीज में, या कंदराओं या गुफाओं में, केव्स में रहता था, शेल्टर में रहते, मतलब हम कहें कि जो रॉक शेल्टर थे, शैलाश्रय, वहां रहता था। इस तरह के प्रश्न आप देखिए। तीसरी बात, उसकी एक्टिविटीज क्या थी, उसकी गतिविधियां क्या थी उस पीरियड में। हमने कहा वो शिकार करता था, खाद्य संकलन करता था, है ना, यानी आखेटन और खाद्य संकलन, यानी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, है ना, हम ये कह सकते हैं, फूड गैदरिंग अपन कह सकते हैं वो। देन हम यहां पर देखें कि जो आदि मानव जो था इस पीरियड में, उसको हम लोग नोमैड्स बोल सकते हैं, बंजारा प्रकृति, घुमंतु प्रकृति, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता था ताकि उसको एनिमल्स मिल जाएं, ताकि उसको वनस्पतियां मिल सके खाने पीने के लिए, है ना। तो हम यहां देख रहे हैं एक तरह का प्रश्न ऐसा आ गया। फिर एक प्रश्न आएगा कि किस तरह के औजार यूज करता था वो। तो हम कहें कि जो टूल्स हैं, जो वीपन्स हैं इस पीरियड में, है ना, यानी जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं इस काल में, वो किस प्रकार के हो सकते थे। तो हम कहेंगे खुरदरे पत्थर के, या हम कहें क्रूड स्टोन या रफ स्टोन बोल सकते हैं हम उसको, है ना। तो उसको यूज किया जाता था। और सिर्फ एक विपन, मैंने आपसे कहा ना कि इतने सारे विपन मत देखो, आप सिर्फ एक विपन देखो, हैंड एक्स, हस्त कुठार देखो आप, है ना, ये चीज देखिए। और फिर मध्य प्रदेश में साइट्स देख लो, है ना। तो उसमें सबसे पहले नर्मदा घाटी पकड़ लो, बेतवा घाटी पकड़ लो, नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी, चंबल घाटी, सोन घाटी, हिरन और बाग नदी घाटी, ये क्षेत्र पकड़ लीजिए, है ना। उसके बाद आप बताइए मुख्य स्थल। तो आप बताएं मुख्य स्थल में यानी पूरा पाषाण काल, भीमबेटका को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए आप। भीमबेटका वेरी फर्स्ट। भीमबेटका से आपको शैल चित्र मिलते हैं, रॉक पेंटिंग मिलती है। दूसरी बात जो है, हमने पढ़ा था सीहोर का हथनौरा, वहां से मानव खोपड़ी के, यानी जो ह्यूमन जो स्कल है उसके फॉसिल्स मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, यानी मानव खोपड़ी के जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं, है ना। और इसके अलावा आदमगढ़ आप ज्यादा से ज्यादा याद रखें, बस बंद कर दीजिए यहां पर, बस वो हो गया आपका पूरा पाषाण काल, है ना। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना वहां पर, घबराहट बिल्कुल नहीं रखना है ना। देखिए क्या है, मैटर है, बहुत सारी चीजें हैं वो आती हैं। तो ये चित्र वगैरह देखकर और ये सब देखकर अपने को घबराहट नहीं रखना, है ना, कि भाई है वो चीजें हुई हैं। और ये खास खास बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, इनको याद रखिए आप, इनको प्रायोरिटी दीजिए आप। ये हमारे लिए मेन जो है फैक्ट्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं मिडिल स्टोन एज देखते हैं, या हम देखें मेसोलिथिक एज के बारे में देखते हैं। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उस प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज बोलते हैं, यानी मध्य पाषाण काल। एंड जो हम कहें मेसोलिथिक एज यानी 50,000 BC अप टू 10,000 BC, और हम कहें 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो हम यहां देखें कि जो मध्य पाषाण काल है, इसके बारे में एक चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये किस तरह का फेज था। यानी हमारे, यानी जो अर्ली जो मैन हुआ है, या हम कहें कि जो प्रिमिटिव मैन है, तो उस प्रिमिटिव मैन जो है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, तो वहां हम लोग सबसे पहले देखें कि ये जो फेज था, जो प्रिमिटिव मैन का ये जो फेज था,
ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है ना। हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है, दिस वाज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पेलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, यानी पेलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल के मध्य ये एक किस तरह का फेज था, किस तरह का युग था, ये हम कहेंगे ये ट्रांजिशन पीरियड था, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, या हम कहें ये संक्रमण का काल था, ये है ना, संक्रमण का काल। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि दोनों प्रकार के जो अप्रमाण हैं हमको इस काल में मिल जाते हैं, यानी संकेत मिलते हैं कि ये लोग जो हैं पूरा पाषाण काल के प्रमाणों को भी ये इस्तेमाल कर रहे थे और नवपाषाण काल के तथ्यों को भी अपनाने लगे थे, यानी दोनों तरह की विशेषताएं हमको इस काल में देखने को मिलेंगी कि ट्रांजिशनल फेज, या हम कहें कि ये एक संक्रमण काल है किसके किसके बीच में, नवपाषाण और पूरा पाषाण के बीच में, नियोलिथिक एंड पेलियोलिथिक के बीच में, ये एक तरह का जो है हम कहें ट्रांजिशन पीरियड था, है ना। देन हमने ये पढ़ा था कि इन पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, तो हमने कहा ना पीपल ऑफ, है ना, द पेलियोलिथिक एज वेयर, क्या पढ़ा था हमने, वो लोग किस तरह के लोग थे, वो लोग जो है हंटर थे एंड फूड गैदरर थे, और इस पीरियड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। खाद्य संग्रह थे, यहां भी होंगे, शिकारी यहां भी होंगे, पर यहां हम थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं, और यहां हम कह सकते हैं कि पीपल ऑफ दिस एज, है ना, वेयर हंटर्स एंड हर्डरर्स, यानी हम कह सकते हैं इस काल के निवासी किस तरह के लोग थे, ये लोग जो हैं शिकारी भी थे, और शिकारी होने के साथ साथ जो है आप बता सकते हैं ये लोग चरवाहे भी थे। चरवाहा यानी पशु चरा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं का डोमेस्टिकेशन दिखाई दे रहा है, या हम कहें कि यहां हमें पालतू पशुओं के बारे में जानकारी मिल रही है। एनिमल हस्बेंड्री, कहीं ना कहीं पशुपालन स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। ये लोग चरवाहे टाइप के लोग थे। उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां हम देखें कि कौन सी चीज दिखाई दे रही है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां लघु उपकरणों का काल दिखाई दे रहा है, यानी हम कहें माइक्रोलिथ्स टूल्स पीरियड, हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ माइक्रोलिथ्स टूल्स, यानी छोटे छोटे उपकरणों का काल है ये, है ना। और हम यहां देख रहे हैं कि भाई इस पीरियड में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि आवासीय स्वरूप क्या था, यानी हम कहें रेसिडेंशियल पैटर्न क्या था। इस पीरियड में ये लोग रहते कहां होंगे, हम लोग देख रहे हैं कंदराएं तथा गुफाएं, या फिर हम यहां देख रहे हैं केव्स, यानी इस पीरियड में अब थोड़ा सा सेफ्टी इन लोग देख रहे थे, सुरक्षा की तलाश में अब ये गुफाओं में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब खुले में नहीं रहते थे ये, नदी घाटियों के किनारे या फिर हम कहें कि झाड़ियों के झुरमुट में, वहां पर नहीं रहते थे ये लोग। ये लोग अब जो है अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश, कोई जानवर ने गुफा बनाई, वहां पर जाकर ये लोग रहना शुरू कर देते थे, है ना। तो ये देखें हम लोग इनका आवासीय स्वरूप या रेसिडेंशियल पैटर्न हम लोग देखते हैं, है ना। आफ्टर दैट, है ना, हम लोग ये देखेंगे कि मेसोलिथिक एज में इनके जो टूल्स थे या वेपन्स किस प्रकार के होते थे, यानी हम कहेंगे कि ये जो होते थे जो उपकरण बगैर तराशे लघु उपकरण होते थे। देखिए बगैर तराशे, यानी पूरा पाषाण काल में भी बगैर तराशे उपकरण थे, पर वो बड़े बड़े उपकरण होते थे। यहां पर लघु उपकरणों का काल अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल है ना। हम कह सकते हैं कि वेपन्स होते थे, स्मॉल वेपन्स जो अनफिनिश्ड या हम कहें अनफर्निश्ड बोल सकते हैं हम लोग उसको,
या अनपॉलिश्ड हम बोल सकते हैं उसको, इस तरह के जो है टूल्स या वेपन यूज करते थे, है ना। और वो जो टूल्स है बनते कैसे थे, मैंने आपको पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में बताया है कि वो जो है पेबुल पत्थरों से बनते थे, पेबुल स्टोन से उनको बनाया जाता था। बट इन दिस टाइम हम लोग देखेंगे कि टूल्स जो है वेयर मेड अप बाय जेस्पर, कैल्सिडोनी एंड क्वार्ट्जाइट स्टोन्स। तो यहां पर जो है उपकरणों को बनाने के लिए किसका यूज किया जा रहा था, हम कहेंगे ये लोग यूज करते थे जेस्पर नाम के पत्थर से, कैल्सिडोनी नाम के पत्थर से और क्वार्ट्जाइट, इनका उपयोग करके उपकरण बनाए जाते थे। और उपकरण कैसे होते थे, लघु उपकरण बनाए जाते थे, है ना। और हम यहां पर देख सकते हैं, यहां हम बता सकते हैं कि ये देखिए आप, मेसोलिथिक टूल्स का मतलब यहां देखिए मेजरमेंट आपको बता रहा है वो, है ना। यहां वो बता रहा है कि ये उपकरण कितने बड़े हो सकते थे। हम कह सकते हैं कि इनकी जो है इन लेंथ 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक आकार वाले जो है जो टूल्स हैं वो यूज किए जाते थे। हम यहां पर कह सकते हैं कि जो मेन टूल्स जो थे यूज्ड वेयर माइक्रोलिथ्स, हम कहेंगे कि जो मुख्य हथियार जो थे एक्चुअल में वो क्या होते थे, माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे उपकरण होते थे, है ना। और हम कह सकते हैं कि विच आर स्मॉल, है ना, स्टोन टूल्स, है ना, ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर टू 4-5 सेंटीमीटर, यानी ये उपकरण आकार में 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते थे। इससे ज्यादा बड़े उपकरण ये लोग यूज नहीं कर सकते थे, है ना। तो देखिए हम यहां पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर फिर भी एक बात मैं आपको यहां पर कहना शुरू करूंगा कि ये लोग जिस उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, उन उपकरणों से एक जानकारी तो ये मिलती है कि अब इन्होंने क्या कर दिया था, अपने हंटिंग का जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो थोड़ी सी चेंज करती थी, है ना। हम कहेंगे कि इट्स इंडिकेट, यानी हम कह सकते हैं कि जो मेसोलिथिक जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, जो छोटे छोटे उपकरण हैं, इस्तेमाल करने से क्या इंडिकेशन मिलता है, हम बोलते हैं इंडिकेशन मिलता है कि उन्होंने जो है अपना जो हंटिंग का जो अप्रोच है या हंटिंग का जो पैटर्न है वो चेंज कर लिया है, वो शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने कैसे शिफ्ट कर लिया, उन्होंने यानी बड़े बड़े प्राणियों का जो शिकार हो रहा था, उससे अब इन लोगों ने स्मॉल एनिमल्स जो है उनका शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे उपकरण आ गए। तो अब ये छोटे छोटे जानवरों को भी इन लोग मारना शुरू कर चुके थे। पहले ये लोग सब लोग ग्रुप में बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, अब इन लोगों ने छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया था, है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है मध्य पाषाण काल के उपकरण कैसे होते थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, है ना, उनका हेड पोर्शन ये लोग यूज करते थे, है ना, उसका छोटा भाग ये लोग यूज किया करते थे, है ना। हम कह सकते हैं जैसे हमने कहा एरो, है ना, जो एरो है मतलब जो तीर है, एरो मींस तीर। तो इस काल में जो उपकरण बनाए जाएंगे ना, वो तीर का अग्रभाग होगा, यानी हम कहेंगे कि हेड पार्ट ऑफ एरो वो यूज करेंगे, हेड पार्ट ऑफ एक्स यानी कुल्हाड़ी का फलक, कुल्हाड़ी का अग्रभाग या तीर का अग्रभाग, चाकू यानी नाइफ जो होता है उसका अग्रभाग यानी फलक, ये यूज किए जाते थे, ये बनाए जाते थे इस काल में। और जैसा कि आपने देखा जेस्पर का उपयोग, क्वार्ट्जाइट का उपयोग किया जा रहा है, कैल्सिडोनी का उपयोग किया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आप मध्य पाषाण काल में देख सकते हैं, है ना। यहां देखिए आप, ये बताया गया है, ये छोटा सा उपकरण जो है ना, ये माइक्रोलिथिक टूल्स आपको बताया गया है, ये एक चाकू का अग्रभाग जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि ये उपकरण वही थे, हस्त कुठार जो हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा था, फ्लेक हैं, कोर
कोर उपकरण है, चॉपर है ना, मेंधनी है, ये सब उपकरण जो पूर्व पाषाण काल के थे। अंतर क्या था कि इस काल में उपकरणों का जो अग्रभाग है वो बनाया जा रहा था, और वो कितने आकार का होता था? 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के आकार का। तो इसीलिए जो है ये काल सूक्ष्म उपकरणों का काल कहा जाता है, या पीरियड ऑफ कौन सा पीरियड कहलाएगा ये? कि माइक्रोलीथ टूल्स पीरियड कहलाएगा ये। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, जो टूल्स हैं, हैंड एक्स है, फ्लेक है, फ्लिंट कोर है, चॉपर है, स्क्रैपर है, या हम कहें बरिन है, ये यूज किए जाते थे, है ना। एंड टूल्स वेयर सिमिलर टू द प्री स्टोन एज, ये प्री स्टोन के समान ही थे, प्री स्टोन एज के टूल्स के समान ही थे। बट इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं द ओनली डिफरेंस वाज दैट इन इंस्ट्रूमेंट हेड वाज यूज्ड, यानी इसमें जो हेड पोर्शन या हेड पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जा रहा है। ये हम कहें कि डिफरेंस आपको नजर आएगा। और इनका जो साइज होता था हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर होता था। तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो घबराहट बिल्कुल नहीं रखना अपने को इसके बारे में, है ना। घबराहट रखेंगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और यहां ध्यान रखना, क्वेश्चन डीपली भी जा सकता है, बहुत भीतर जाकर वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जो है उथले प्रश्न भी आ सकते हैं। और मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि राजस्थान का पैटर्न अगर इन्होंने अपना लिया तो मध्य प्रदेश में कौन सा उपकरण कहां से मिला है ये पूछ सकते हैं वो, है ना। जैसे हैंडेक्स के बारे में पूछे तो हम कहेंगे साहब हैंडेक्स तो हमारे यहाँ नर्मदा घाटी में प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हुए ही नहीं है। हैंडेक्स के प्रमाण सबसे ज्यादा मद्रास क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, और घबराहट तो मत रखो आप, है ना। अगर पीएससी के क्षेत्र में आपने कदम रखा है तो फिर तो साहब जूझने को आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। अगर आप कहोगे कि नहीं साहब तलवार तो जो है मैं खुरदरी तलवार लेकर आया हूं, या तलवार मयान में रखकर जो है आप पीएससी की लड़ाई नहीं लड़ सकते साहब, है ना, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का लड़ाई है ये, है ना। आईएएस आप आराम से पास कर सकते हो अगर थोड़े से प्रतिभाशाली हो तो, पर पीएससी के लिए तो आपको जी जान लगा देना पड़ेगा। ये फील्ड ऐसा फील्ड है ना, जहां पर बॉल इतनी ज्यादा टर्न होती है, इतनी ज्यादा स्पिन होती है, या फिर ये एक ऐसा मैदान है ना, जहां बॉल इतनी स्विंग होगी कि गिल्लियां उड़ने में समय नहीं लगता है इसमें, है ना। तो ध्यान रखना है कि पढ़ना हर तरह की चीज है, और सवाल यह है कि उसमें से खास खास बातें हम छांटते चलें, और क्वेश्चन आंसर कैसे आ रहे हैं इस पर हम लोग ध्यान दें, और अपने आप सब बढ़िया हो जाता है इसमें। तो चिंता की बात तो है नहीं, पढ़ते समय इसको ध्यान रखें, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है कि आपको बहुत डीप में भी जाकर पढ़ाया जा सकता है, और उथला उथला तो पढ़ाना तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो फैक्ट्स जो है किताबों में मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोगों को थोड़ा सा सिलेबस को भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये स्पीडली बताने की कोशिश करा था मैंने कि भाई इसको अपन कंप्लीट करें, है ना, फिर तो वैदिक काल से फिर अपने को सब सरल होता चला जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें, यहाँ उपकरण हो जाते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ देखें उपकरण, हस्त कुठार, फ्लेक, कोर, चापर, बेंदनी, है ना, टाइप्स ऑफ टूल्स जो है हैंड एक्स है, फ्लेक है, फ्लिंट है, उनको सबको यहाँ डायग्राम में आपको बताया गया है, जो आप इसको देख सकते हैं, है ना। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल। हमारे लिए तो खास चीजें क्या आती है, मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो हम लोग देखते हैं ये वही नर्मदा घाटी का क्षेत्र आ जाता है, नर्मदा वैली जोन, है ना। हम कह सकते हैं कि नर्मदा वैली रीजन, देन बीना रिवर वैली जोन, है ना, देन सोन रिवर वैली जोन है, चंबल रिवर वैली जोन आ जाता है। तो ये बेतवा रिवर वैली रीजन जो है ये आ जाता है। तो हम कहें मेजर जो साइट्स हैं तो नर्मदा वैली, चंबल वैली, बेतवा वैली एंड बीना वैली, ये हम कह सकते हैं नर्मदा घाटी है, चंबल घाटी है, बेतवा घाटी है, बीना घाटी है। यहां से हमें मेजर साइट्स जो हैं ये अवेलेबल हुए हैं, जो
जहां से हमको प्रमाण मिलते हैं, और वो प्रमाण क्या होते हैं? मध्य पाषाण युग के प्रमाण हमको यहां से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां हम लोग देखें वो स्थल कौन से हो सकते हैं जो उन नदी घाटियों में मिले हैं। हम कहें आदमगढ़, होशंगाबाद का, सिर्फ यही याद रहेगा तो भी चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एकदम शॉर्टकट अपनाना चाहता है, अगर वो चाहे तो वो आदमगढ़ को ही याद रखे, मध्य पाषाण काल। भीमबेटका याद रखो साहब आप पूरा पाषाण काल के लिए, और आदमगढ़ याद रखिए, होशंगाबाद, है ना, ये मध्य पाषाण काल। क्योंकि आदमगढ़ से मुख्य रूप से हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। जबलपुर, एरण, सीहोर, भोपाल जो है, भोपाल और सीहोर में जो कोलार कठोतिया जो क्षेत्र है, एक स्थल का नाम है कोलार कठोतिया, सीहोर भोपाल क्षेत्र में वो आ जाता है। उज्जैन में रुनीजा आ जाएगा, मंदसौर में आवरा आ जाएगा। यहां से भी हमको एविडेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। इट मींस होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़, देन जबलपुर, एरन, है ना, कोलार कठोतिया ऑफ सीहोर एंड भोपाल, एंड रुनीजा ऑफ उज्जैन, आवरा ऑफ मंदसौर। ये जो प्लेसेस हैं, ये जो साइट्स हैं, ये रिवर वैलीज के पास में आपको मिल जाएंगे। और इसमें फिर से मैंने कहा आपसे कि आप आदमगढ़ याद रख लोगे तो भी पर्याप्त है ना। ज्यादा डीप में मत जाइए, आप आदमगढ़ को याद रखिए आप यहां से, ठीक है। और ये देखिए आप, है ना, वही प्रमाण, कोलार कठोतिया डिस्ट्रिक्ट सीहोर में, देन आदमगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, देन लमेटा क्या है? लमेटा जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा जमाया गया एक मोटा जमाव है। यानी हम कह सकते हैं कि जो निक्षेप है जलोढ़ मिट्टी का एक मोटा जमाव, लमेटा वो आ जाता है यहां पर, है ना। कोलार कठोतिया सीहोर में आ जाता है। ये जो बेल्ट देखिए आप, है ना। तो इसके अलावा आप बता सकते हैं जो अदर जो साइट आता है, जैसे एरिकिन और एरन, तो बीना रिवर वैली जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर आप इसको बता सकते हैं, है ना। देन हम लोग यहां देखें आवरा ऑफ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का जो आवरा है ना, ये भी एक मिसोलिथिक एज का जो है साइट बता सकते हैं आप इसको। रुनीजा नियर रिवर चंबल आप बता सकते हैं इसको, कि ये भी एक मेजर साइट में काउंट कर सकते हैं। मिजोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में इसको भी, रुनीजा को भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम एविडेंसेस की बात करते हैं। एविडेंसेस या साक्ष्य क्या मिले हैं? तो हम कह सकते हैं पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं पहली बार, है ना। एविडेंसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमको इस पीरियड से मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एंशिएंट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमको यहां से मिलता है। कैसे? आदमगढ़, नर्मदा घाटी क्षेत्र में आदमगढ़ जो है, वहां से हमें जो है फर्स्ट टाइम जो है एविडेंस मिला है किसका? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, या पशुपालन का, घरेलू पशुपालन का प्रमाण हमको मिलता है। और एविडेंसेस ऑफ डॉग हैज बीन फाउंड फ्रॉम हियर, तो यहां से हमको किसके एविडेंस मिलते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पीरियड से हमको मिल रहे हैं जो डॉगी है ना, उनके प्रमाण यहां से मिल जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो है यहां पर जो नर्मदा वैली है, वहां से जो एविडेंस मिले हैं डॉगी के, तो हम कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनिमल बोन्स जो है हमको यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इस तरह के एविडेंसेस आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे, जैसे ये सामग्री है, सीप शंख से बनी हुई सामग्री, है ना, हम कह सकते हैं कि जो शेल मटेरियल जो है उससे बनी हुई सामग्री हमको यहां से मिल जाती है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि जो बीड है ना, यानी बीड, यानी आप बता सकते हैं कि जो गोल्ड बीड है ना, यानी स्वर्ण मन का है,
उसके प्रमाण तो बहुत बाद में मिल रहे हैं, बट यहाँ जो स्टोन के जो बीट्स होते हैं यानी पत्थर के जो मनके हैं ये पर्ल के समान होते हैं, मोती के समान होते हैं। शैल यानी जो शंख होता है उसके मटेरियल हमको मिल जाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सीप, शंख, इनसे बने हुए आभूषणों के प्रमाण भी हमको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि ये जो फायर है ना, उससे फेमिलियर हो गए थे, अग्नि से परिचित हो गए थे। जंगल में हवा चली बहुत तेज गति से, तूफान आया तो बांस आपस में जब रगड़े तो उससे चिंगारी पैदा हुई और आग लग गई। तो आग लगी तो ये फायर से जो है हम कह सकते हैं फेमिलियर हो गए थे। बट उसका जो उसको प्रैक्टिकल यानी हम कहें कि उसकी हम प्रैक्टिसिंग जो बोल सकते हैं, या हम कहें कि उसको व्यावहारिक रूप में उसको अप्लाइड नहीं कर पाए थे ये लोग, है ना। ये चीज आप बताएंगे, यानी अग्नि का प्रयोग या अग्नि या जो फायर को अप्लाइड करने का जो काम है वो न्यूलिथिक एज में होगा, इस एज में नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर हम लोग कह सकते हैं, देखिए अब ये प्रमाण है ना, कितना स्मार्ट सा डॉगी बैठा हुआ है। अब इसमें बताएं कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है आपको, देखिए आप, है ना, कितना अच्छा प्रमाण मिल रहा है यहां से। तो पशुपालन के साक्ष्य, भारत में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य नर्मदा घाटी के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, या हम कह सकते हैं एविडेंसेस, है ना, ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के फर्स्ट एविडेंस हमको कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ ऑफ होशंगाबाद और आदमगढ़ ऑफ होशंगाबाद और आदमगढ़ ऑफ नर्मदा वैली। और ये लोग जो है फेमिलियर विथ फायर, बट उसको जो है अप्लाइड नहीं कर पाए थे ये लोग, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये है मध्य पाषाण काल जो है, ये आदमगढ़ है ना, इन डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। यहां से आपको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिल जाते हैं, है ना। और ऐसे ही एविडेंस यानी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये राजस्थान के बागौर से भी मिलते हैं। यानी बागौर एंड आदमगढ़ ये बोथ प्लेस जो हैं, यहां से आपको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिलते हैं। तो इन एमपी आदमगढ़ आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर, है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, आदमगढ़, है ना, यहां इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं इसके बारे में कि इस पीरियड में यानी मेसोलिथिक जो एज होता है, तो यहां पर आदमगढ़ से हमको शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं, शैल चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पीरियड में यानी रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। यानी हम कह सकते हैं कि जो रॉक पेंटिंग है, रॉक शेल्टर, है ना, हैव बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ ऑफ होशंगाबाद। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग के सबसे पुराने साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं। क्यों? भीमबेटका कौन सा पीरियड आ जाएगा? भीमबेटका आ जाएगा आपका कौन सा? पूरा पाषाण काल, है ना। और मध्य पाषाण काल के शैलाश्रयों के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो वो है आदमगढ़। ये डिफरेंस याद रखिए बस, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पशुपालन के प्रमाण मिल रहे हैं और दूसरा किसके प्रमाण मिल रहे हैं? पशुपालन के अलावा किसके प्रमाण मिल रहे हैं? रॉक पेंटिंग के, रॉक शेल्टर के, आदमगढ़ से। बट ये किस पीरियड के? मध्य पाषाण काल के, मेसोलिथिक एज के। रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग के एविडेंसेस हैं। बट भीमबेटका ये पैलियोलिथिक एज के रॉक पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर्स के एग्जांपल्स हमको वहां से मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल संतुलित बगैर घबराए हुए इसको पढ़ना है साहब, है ना, क्योंकि इतिहास में भी तो आप पढ़ोगे इसको। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई हड़प्पा सभ्यता तो हमको पढ़नी नहीं है ना। यही चैल्कोलिथिक एज हम लोग देख लेंगे एक झलक, कल हमारा चैल्कोलिथिक एज भी हो जाता है। और उसके बाद में फिर आप देखिए वैदिक काल, और फिर बिल्कुल सिंपल, और हम देखेंगे कि कम से कम जो है मटेरियल में हम
कितनी अच्छी चीजें हम पढ़ सकेंगे। तो एंशियंट हम लोग टाइम से उसका एंड हो जाएगा। मेडाइवल पीरियड में कोई दिक्कत की बात नहीं। मेडाइवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के समय में मध्य प्रदेश, और उसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे कहां पर, हम लोग आएंगे कि मालवा की सल्तनत या निमाड़ में फारूकी डायनेस्टी, इनको हम लोग देखना है। थैंक यू वेरी मच।